So class first year, so this is the next topic, e-banking चैप्टर आपका बिजनेस सर्विसेज जो रनिंग में है, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक है ई-बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, राइट। तो जैसे जैसे इंटरनेट ने अपना ग्रोथ किया तो वैसे वैसे ई कॉमर्स या ई बैंकिंग जो है वो इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचता चला गया। यस, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो एक डिजिटल ग्लोबल विलेज बन गया है ना, पूरा वर्ड डिजिटल ग्लोबल विलेज यू कैन से, राइट। तो उसमें ई बैंकिंग सबसे बड़ा फैक्टर है जिसने सबसे ज़्यादा हेल्प किया, जिससे कि कस्टमर्स को बैंक्स में प्रेजेंट रहने, उनके एग्जिस्टेंस में होने का कोई मीन्स वहाँ पर ज़रूरत नहीं रह जाती है, राइट। मीन्स आप इंटरनेट का यूज़ करके ही पूरी तरह से बैंकिंग को यूज़ कर सकते हैं, आप अपने ट्रांजेक्शन्स को सेटिस्फैक्टरी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट बैंकिंग का मतलब क्या हुआ, एक पीसी, एक ब्राउज़र, वेब मीन्स जो बैंक का वेबसाइट है, आप उससे डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं और वर्चुअल बैंकिंग फंक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मीन्स आपके पास इंटरनेट है, आपके पास कंप्यूटर या फिर टेलीफोन है, वो स्मार्टफोन है, ऐसा टेलीफोन जो स्मार्ट है, जिसमें वेबसाइट्स रन कर सकती हैं, उसमें ब्राउज़र्स हैं, प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तब आप वहाँ से अपने बैंक के जो बिहेव्स हैं वहाँ पर पूरे कर सकते हैं। इजीली आपको बैंक में प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं रह जाती है, ठीक है। तो इंटरनेट के थ्रू जो सर्विसेज बैंक दे रहा है उसको ई बैंकिंग कहते हैं, ठीक है। अब बैंक के पास सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, ठीक है, वेब एनेबल्ड आप कह सकते हैं उसको, वेब एनेबल्ड है, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। तो आप कहीं पर भी हैं वर्ल्ड में, आप अपने बैंक के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं बिकॉज ऑफ ई बैंकिंग, राइट। जैसे आपने देखा होगा डिमोनेटाइजेशन हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ के नोट्स को बंद कर दिया था, ठीक है, उसकी जगह पर न्यू नोट्स आए। तो उस टाइम में बैंक्स में जिस करेंसी नहीं थी, आपको अपने फंड ट्रांसफ़र करने थे, आपको कैश चाहिए होता था, आपको पेमेंट्स देने होते थे, तो आप ई बैंकिंग का यूज़ कर पाते थे। अभी ड्यूरिंग द लॉकडाउन आप बाहर नहीं जा सकते थे, तो ई बैंकिंग ने जिन कस्टमर्स के पास ये सर्विसेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया है ना। आप अपने पेमेंट्स वहाँ से कर सकते थे, आप जो गवर्नमेंट से रिसीव कुछ हो रहा है या जिनको हुआ है, या फिर जो आपके पेमेंट्स हैं आपको रिसीविंग करनी है, तो आप अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली रिसीव कर सकते हैं। आप घर बैठे हैं, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, आप घर बैठे हैं, आप पेमेंट कर देते हैं। तो ई बैंकिंग का मतलब है कि फ्रॉम योर होम यू आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस अब इतना है कि अगर आपके पास डायरेक्ट कैश है तो आपको बैंक में जाकर उसे डिपॉजिट करना होता है, बाकी तो वरना आपको कुछ भी नहीं जाना है वहाँ पे, आप सारा काम ई बैंकिंग के थ्रू अपने टेलीफोन से, अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डिजिटल मार्केट को प्लेस करने में बैंक्स ने बहुत ज़्यादा, और बाकी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट ले लिया है। इंडिया बहुत तेज़ी से इस तरफ आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज क्या कहलाती हैं, ई बैंकिंग, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती हैं, डेबिट कार्ड्स, एटीएम जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, टेलीफोन बैंकिंग है, या फिर POS मीन्स पॉइंट ऑफ सेल है। इसके थ्रू आप जो हैं वो बैंकिंग को इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम योर पाम। मीन्स अगर आपकी हथेली पे एक फ़ोन रखा है, स्मार्टफोन, तो आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर पाते हैं,
ठीक है। तो अब देखते हैं इनको वन बाय वन कैसे कैसे यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड कैसे ट्रांसफ़र होते हैं और ये कैसे काम करता है, राइट। सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अंडर दिस अ बैंक ट्रांसफर वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्टली फ्रॉम कंपनीज अकाउंट टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है। मतलब कि आपको आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं, मोस्टली जगह पर ऐसा हो गया है कि आप जहाँ पर जॉब कर रहे होते हैं, जो कि एक एम्प्लॉय है, तो उसकी सैलरी कंपनी अपने बैंक की मदद से अपने एम्प्लॉय के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करा देती है, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका पेमेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, हाउस टैक्सेस हैं, इनके पेमेंट्स भी डायरेक्टली बैंक आपके हेल्प करता है और डायरेक्टली दूसरे अकाउंट्स में आपके अकाउंट से ट्रांसफ़र करवा देता है, ठीक है। अब तो इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, इंडिया के खुद के एप्लीकेशंस हैं जिनसे आप यूज़ करके ये सारे पेमेंट्स कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑन योर ऑन, है ना। जैसे पेटीएम है, भीम ऐप है, इंडिया का ही है, ठीक। तो आप क्या कर रहे हो, पेटीएम तो बहुत ज़्यादा स्टैंड कर गया है, बहुत अच्छा मार्केट प्लेयर ले रहा है इस टाइम पे कि आप उससे फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेटीएम टू अदर अकाउंट्स भी डाल सकते हैं, आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं, आप वहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं, उसका पेमेंट्स दे सकते हैं। आप के जितने भी और बिल्स जिनके अभी नाम लिए मैंने, इससे भी ज़्यादा और कोई बिल है तो आप उसको डायरेक्टली वहाँ पर अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाता है, नाम से ही जाहिर है जैसे, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाता है इससे, राइट। तो ये है EFT, राइट। अब आगे चलते हैं, चलिए। ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स, इससे आप वेल नोन पॉइंट है तो, है ना। ATMs मोस्टली आपने यूज़ किया होगा, है ना। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन विद द हेल्प ऑफ विच मनी कैन बी विड्रॉन और डिपॉजिटेड बाय इंसर्टिंग द कार्ड एंड एंटरिंग पिन, राइट। दिस मशीन ऑपरेट्स फॉर ऑल द 24 आवर्स। बैंक ने अपने ATMs इंस्टॉल किए हुए हैं, आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं उसी से, आपको बैंक तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। कोई भी कंडीशन में अगर बैंक मीन्स हॉलीडे हो गया है, स्ट्राइक हो गई है या कुछ और है, जैसे अभी लॉकडाउन चला था इतने दिन से, है ना, तो बैंक्स तक आपको जाने की वो मतलब उतना पॉसिबल नहीं था, दूर हैं बैंक, लेकिन ATM पास में है तो आप वहाँ से ट्रांजेक्शन्स कर पाए, कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाई, है ना। आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी हैं, आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं अपने पैसे को। बहुत अच्छी चीज़ हो गई है ATMs, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टेलर मशीन्स, ठीक, राइट। नेक्स्ट नंबर आता है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल में कस्टमर्स को क्या होता है, देखिए। अ पॉइंट ऑफ सेल इज अ प्लेस वेयर अ कस्टमर executes the payments for goods and services and where sales taxes may become payable, whether it be in a physical store where POS terminals and systems are used to process card payments, right, or a virtual sales points such as computer or mobile electronic devices। अगर आपको सेल करना है तो आप मशीन देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे बनी हुई, शायद आपने ये देखी होगी कहीं पर, अगर कुछ शॉप्स में भी होती है जहाँ कार्ड मीन्स आप पूछते होंगे या देखा होगा आपने, कार्ड एक्सेप्टेड लिखा होता है, तो या पेटीएम एक्सेप्टेड लिखा होने लगा है या और भीम ऐप एक्सेप्टेड लिखा होने लगा है, तो आप वहाँ पर सेल करने के लिए, पेमेंट्स को अपने रिसीव करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत आसानी से आपका बैंक जाए बिना ये काम हो जाता है, ठीक है। मीन्स आप अपना कार्ड यूज़ करते हैं विद द मशीन, राइट। अब आगे देखते हैं डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। बैंक इशू करता है अपने कस्टमर्स को डेबिट कार्ड यूज़ होते हैं, जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा है आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं,
ठीक है, आप उससे परचेस कर सकते हैं। वो डेबिट कार्ड है, मीन्स आपके बैंक का अमाउंट आप अपना यूज कर रहे होते हैं। द कस्टमर्स कैन मेक इमीडिएट पेमेंट्स ऑफ गुड्स purchased or services obtained on the basis of his debit card, provided the terminal facility is available with the seller, right? आप इससे अपने पेमेंट्स को, आपने जो गुड्स परचेस किया है, सर्विस यूज किया है, ठीक है, तो आप उसके पेमेंट्स को डायरेक्टली ट्रांसफर करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड, ठीक है। अभी जो मैंने बोला कि आप इसमें अपना पैसा यूज कर रहे होते हैं जो आपके अकाउंट में है, तो वो डेबिट कार्ड यूज होता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का मतलब हो गया कि जब आपको बैंक अलाउ कर रहा है कि दिस सम ऑफ अमाउंट यू कैन यूज फॉर दैट पीरियड, ठीक है, मीन्स इतना अमाउंट आप इतने पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि 50,000 रुपीज़ का क्रेडिट कार्ड है, तो आप 50,000 रुपीज़ कभी भी खर्च कर सकते हैं ड्यूरिंग द मंथ को, और फिर उसके बाद आप बैंक को वो रिटर्न करवा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक ने आपको लोन दिया हुआ है एक तरीके से, ठीक है, उस कार्ड के थ्रू। वो कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं 50,000 रुपया खर्च करने के लिए, ठीक। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, है ना। इसको अगर वैसे बैंकिंग लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आप इतना ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड the holder can buy goods or obtain services up to a certain amount even without having sufficient deposit in their bank accounts. आपके अकाउंट में उतना पैसा भी नहीं है अगर, तब भी आप जो है उससे ज़्यादा पैसे को खर्च कर पाते हैं। This facility is given to the customer by bank, right? So this is credit card. आप क्रेडिट कर रहे हैं, बात समझ में आ गई। तो ये क्रेडिट फैसिलिटी होती है, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है, बैंक इशू करता है और आप वो पैसा बैंक का यूज़ करते हैं, और एक मंथ के बाद जब उसका डेट आ जाता है, ठीक है, तब आप वो पैसा बैंक को रिटर्न करवा देते हैं, या आप ऑटोमेटिक सिस्टम लगवा सकते हैं। आपके जो अकाउंट है उसमें से डायरेक्टली वो ट्रांसफ़र बैंक के अकाउंट में हो जाएगा और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक। बैंक बहुत सारी जिम्मेदारियां लेने लगे हैं अब, कस्टमर के बहुत सारी जिम्मेदारियां लेने लगे हैं। मीन जैसे अभी आपने कल भी पढ़ा था कि कलेक्शन ऑफ बिल्स ले लेते हैं, और वो कलेक्शन ऑफ जो चेक्स हैं वो भी बैंक करवा लेते हैं, आप पेमेंट्स भी बैंक करा रहे हैं, है ना। आपके कोई किसी भी तरीके के प्रीमियम्स जा रहे हैं, EMIs जा रही हैं, तो ऑटोमेटिक आप बैंक को जो है वहाँ पे इस ऑप्शन को अपॉइंट कराइए, बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरा ये EMI जाना है मंथली, और या ये मेरा प्रीमियम जाना है क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअल, तो बैंक ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से उसको डिडक्ट करेगा और दूसरे जहाँ पे भी पेमेंट करना है उसको पेमेंट कर देगा। आप कुछ नहीं करना, बस उसके लिए चार्जेस लगा हुआ, ठीक है। तो ये सब कुछ था ई-बैंकिंग। कैसे बैंकिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो गई, और उसने हमारे जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी या उसका जो वेस्टेज हो रहा था, बैंक की लाइन में खड़े होते थे, बैंक में बहुत ज़्यादा रश हो जाता था, उसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, आप अभी भी आप देखते हैं कि बैंक्स में बहुत ज़्यादा जो है रश रहता है, क्योंकि उतने कस्टमर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। एक लिटरेसी रेट की प्रॉब्लम रही है लगातार, ठीक, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो फिर भी बैंक में लोग बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि जो ई-बैंकिंग नहीं यूज़ कर पा रहे हैं वो उतने लिटरेट नहीं हैं, उनके पास उतने डिवाइसेस नहीं हैं, या वो उतने उसको कैरी नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो भी कुछ दिन की है, कुछ सालों में काफ़ी बदलाव आ जाएगा, है ना। जैसे अमेरिकन बैंक्स या यूरोपियन बैंक्स हैं वो खाली रहते हैं, उनमें बस छोटी मीटिंग्स कस्टमर्स की या फिर डिपोजिशंस के लिए कस्टमर वहाँ तक जाते हैं, बाकी सब कुछ चीज़ें कार्ड पर चल रही हैं, है ना। पेन और कार्ड बस वही घूम रहा है सब कुछ, और घर बैठे वहाँ तो मीन्स अब तो यहाँ पे इंडिया में भी पेट्रोल सबके लिए होने लगा है, वहाँ पे पेट्रोल पंप्स पे या कहीं पर भी वो कैश कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, आप कार्ड यूज़ करिए, सब काम उसी से होता रहता है ना।
सभी जगह एक्सेप्टेड है। तो ये थी ई बैंकिंग, ठीक है। इसके और भी फंक्शंस हैं, जैसे अभी आपने बात की किसके बारे में, ATMs के बारे में, POS के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है, क्रेडिट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी बात की हमने, डिजिटल कैश, इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफ़र, EFT कहते हैं, ये होता है ना। एंड द EFT आर डन, इसमें 2 तरीके होते हैं। पहला होता है NEFT मीन्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, राइट, और दूसरा होता है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इस तरह से ई बैंकिंग को यूज़ किया जाता है। ये अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़ हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा इजीली बैंकिंग को यूज़ कर पाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी पड़ती बैंक में जाने, वहाँ तक पहुँचने, उसके टाइमिंग या उसके डेट्स को ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक हॉलीडे है फिर भी आप ई बैंकिंग को घर पे बैठे बैठे बैंक्स को यूज़ कर पाते हैं, राइट। सो दिस इज़ इनफ फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट टाइम पर आगे की बात शुरू करते हैं कि बैंकिंग में और जो पॉइंट्स आते हैं या उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, राइट, और कैसे काम करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका इंश्योरेंस स्टार्ट होगा और इंश्योरेंस के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको अच्छे से याद रखना है, राइट। सो गुड बाय।